सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए सबसे अहम है वो ये है कि हमास ने 19 साल बाद अपने इख्तियारात जो है एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को देने का जो है वो ऐलान किया है। और ये ऐलान जो है वो हमास की लीडरशिप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में किया है। क्या मतलब है इसका और व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर द पीस इन द मिडल ईस्ट? एक कुछ चीज़ें तो वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि ये एक पोस्ट वॉर सिनारियो के अंदर एक डिमांड थी जिसमें हमास को एक स्टेप जो है वो पीछे लेना था ताकि जो मीडिएशन के एफर्ट्स हैं वो कामयाब हो सकें, और ख़ुसूसी तौर पर जो ग्लोबल एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि गज़ा का मसला और फ़लस्तीन का मसला अब जो है वो हाईलाइट हो और उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट कदम जो है वो समझा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या पेचीदियाँ हैं और ये डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ेगी किस तरफ? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स हैं वो समझते हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था ये उसकी एक डिमांड थी जो हमास ने मान ली है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो खमेनाई साहब हैं उनका जनाजा हुआ और उसमें लाखों की तादाद से जो है वो लोग आए और कुछ वहाँ पर गम और गुस्से का भी इजहार किया गया। कुछ मुखालिफ अमरीका मुखालिफ जो है नाराबाजियाँ भी हुई, कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई। क्या ये पब्लिक एंगर इस प्रोसेस को जो अमेरिका और ईरान के दरमियान है उसको डिरेल करने की सलाहियत रखता है? क्या इसको सीरियसली जो है वो लिया जाए या नहीं? प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड है। ये भी कहा जा रहा है कि जो अगले दौर ऑफ टॉक्स हैं वो बिटवीन यूएस और ईरान और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस्लामाबाद में जो है अगले 2 हफ्तों के अंदर मुतवक्के हैं। चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं और मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का रोल अल्टीमेटली किस तरफ जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है, ये जानने के लिए आज हमें जोड़ रहे हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब टाइम देने के लिए। जाहिद साहब, आपने देखा होगा कि काफ़ी लार्ज नंबर्स में लोग जो है वो खमेनाई साहब की जो लास्ट राइट्स थे उसके ऊपर जो है वो आए, और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स थी वो भी देखने को जो है वो मिली। उसके अलावा जो है कुछ स्टेटमेंट्स भी जो है वो दी गई थी जिसमें खुसूसी तौर पर जो ईरानियन मिलिट्री की तरफ से जो बदला लेने की बात हुई है उनकी डेथ का, तो ये सारी चीज़ें जब हम सारी इकट्ठी जो है वो करते हैं, एटलीस्ट जो बातचीत और मुज़ाकरात की का जो एक दौर है और अभी फ़िलहाल जो है जंगबंदी भी है और चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ जो है बज़ाहिर तो कम से कम नज़र आती हैं, लेकिन ये सेंटिमेंट्स तो किसी और तरफ भी इशारा करते हैं। आप इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब फॉर हैविंग मी एट योर शो। देखिए, इस वक्त ठीक है, एक सेंटीमेंट है और ये सेंटीमेंट उनकी लीडरशिप में इस जनाजे से पहले भी, इन रसूमात से पहले भी पाया जाता था, क्योंकि जो भी ट्वीट्स आ रही थी या जो लीडर्स की पल्स आ रही थी, चाहे वो अब्बास अरागची साहब हों या कालिबाफ साहब हों या प्रेसिडेंट हों, प्रेसिडेंट तो कभी कभी मॉडरेट स्टेटमेंट दे देते थे, तो वो रिवेंज उसमें एक झलक नजर आती थी। वो हमेशा कहते थे कि नीदर वी विल फॉरगेट नॉर वी विल फॉरगिव। इन शहादतों को ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे, चाहे वो बच्चों की, स्कूल के बच्चों की बारे में हो, चाहे वो कासिम सलमानी के जहां पे डेथ हुई इराक में, इराकी साहब ने उधर खड़े होकर भी उसी जगह पे ये मैसेज दिया, और ऑफ कोर्स सुप्रीम कमांडर और बाकी जो कैपिटेशन है उस पर तो ये कहते ही रहे। मेरे ख्याल में जो नेचर ऑफ द स्टेट है, जो सिचुएशन है इनसाइड ईरान, इस वक्त नोबडी कैन अफोर्ड कि वो कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो इन शहादतों से अलग होकर या जो इस वॉर से अलग होकर फ्यूचर के बारे में कोई बातचीत करने को इस वक्त तैयार नहीं है, विद द फियर दैट दे विल लूज डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक ऑडियंस, और बड़ा नुकसान होगा उनको सियासत के अंदर भी और वट एवर पोजिशन दे आर सिटिंग। मैं जाती तौर पे सरकार साहब समझता हूँ कि इस वक्त ये तो जो लोग शहादत हुई है, ह्यूज पार्टिसिपेशन है, ईरान के अंदर दुख भी है, वॉर बड़ी नेशन को जोड़ देती है जी, चाहे आपकी जितनी मर्जी आपके इख्तिलाफात हो, वॉर का जो पीरियड होता है दैट इज डिफरेंट, बट पोस्ट वॉर पीरियड आजकल के सिनेरियो में बड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। जी, तो दिस इज द टेस्ट ऑफ द
जी जी, जिस तरह जो है वो चीज़ें बदलती हैं और अंडर करंट सर्कमस्टांसेस जिसमें ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है, तो अलायंसेस भी उसी तरह जो है मोल्ड हो रही हैं। लेकिन ईरान के अंदर से जो सेंटिमेंट है, आपकी बात को कंटिन्यूड रखते हुए ही मैं एक दूसरा सवाल भी पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि जो चीफ निगोशिएटर थे, जो पार्लियामेंट्री हेड भी हैं उनके गालिब साहब, उनका एक इंटरव्यू भी जो है वो काफ़ी मुतनाज़ा जो है वो बन के सामने आया, बल्कि उसका सेकंड पोर्शन तो जो है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर पर जो है उनका अपना है वो एयर भी नहीं होने दिया। इसके अलावा भी हम जो देखते हैं तो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इंटरनली तो प्रेशराइज्ड हैं ही, तो ऐसी सिचुएशन में ये बात कैसे आगे जो है वो बढ़ेगी? देखिए, मैं आजकल के दौर में ये जो हम हार्ड लाइनर्स की बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं, और ये हर मुल्क में है। ये सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर भी दे आर प्रिवेलिंग। इजराइल को आप देख रहे हैं, इजराइल को खुद भी प्रेशर ग्रुप भी है और हार्ड लाइनर्स भी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं, इंडिया के अंदर भी होते हैं, तमाम ममालिक में ये होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्टेट आखिर में डिसीजन क्या करती है जी, कि वो प्रेशर ग्रुप्स का जो डायनेमिक्स है वो आया डिसीजन मेकिंग में शामिल है कि नहीं। तो फिर फिगर कोई भी हो इफ्तिखार साहब, क्या फर्क पड़ता? फिर तो ये स्टेट का तो वही चीज है, पोस्चर वही सामने आएगा जो एक एक पोजीशन वो लेंगे। आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों कि वो डिसीजन आर गोइंग टू इंपैक्ट द इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर। वो अपनी कौम की मुस्तकबिल को भी वही कहेंगे, संवारेंगे, करेंगे, और उसको बिगाड़ेंगे भी वही। तो ये तो भी ईरानियन जो स्ट्रक्चर बन चुका है, क्योंकि ईरान के अंदर जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उनका असर जरा थोड़ा कम ही होता है जी। वॉर आपने लगाई एक एक्सटर्नल एलिमेंट के तौर पे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए, वॉर ने पे नहीं किया। आपने लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स को कुर्स की सूरत में एक्टिवेट करने की कोशिश की, नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ईरानियन सोसाइटी अभी, आज फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरानियन लोग जो है वो इराक की तरह, लिबिया की तरह निकल आएंगे सड़कों के ऊपर, ऐसा भी नहीं हुआ। तो वो नहीं निकले। इसका मतलब है कि दे हैव मिसरेड दी जो इस वक्त स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट है, या जो रीड किया इस वक्त जो ईरान के अंदर की सिचुएशन है, या जो लोगों की नेचर है, नेचर को भी मिसरीड कर गए इन ऑल डोमेन्स। तो यही जो नेचर अभी सामने बन के आई है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि जो हार्ड लाइनर्स कह लें या IRG है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स एंड they'll influence the decision making। अब ईरान देखिए एक सॉवरेन कंट्री है इफ्तिखार साहब, उन्होंने अपने बुरे भले की तमीज खुद करनी है। 47 इयर्स की आइसोलेशन इज अ ह्यूज आइसोलेशन, लेकिन उनका जो नेचर है और कल्चर है और जो हुसैनियत है, स्पिरिट ऑफ करबला है, जिसके ऊपर वो स्टेट को चला रहे हैं इस वक्त, और वो सामने है, तो उसके मुताबिक तो मुझे इतने जल्दी चीजें सेटल होते हुए नजर नहीं आती। लेकिन हैविंग सेड दैट, हर दफा आप ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, उनका भी जो दुश्मन है वो भी नए तरीके से नई चीजें लेकर आएगा। ऑफ कोर्स वो भी रिव्यू करेगा अपनी स्ट्रेटजी को, बिकॉज प्रीवियस एप्लीकेशन हैज नॉट गिवन देम द फ्रूट्स। अमेरिका का तो हो सकता है कि वो इस वॉर से, इस मिडिल ईस्ट से सबक सीखें और आइंदा शायद ना आने की कोशिश करें, बट इजराइल की एप्लीकेशन विल कंटिन्यू, और वो कोई ना कोई नए तरीके, नए वारदात करने की जरूरत। अच्छा, एक नई डेवलपमेंट आई है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि हमास ने जो है वो गज़ा के इख्तियारात जो है वो टेक्नोक्रेट कमेटी को देने के लिए जो है उन्होंने ऐलान जो है वो कर दिया है, और उसके आगे जो वो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट जो कमेटी है, वो जो बोर्ड ऑफ पीस जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बनाई है, वो उसकी हिमायत पर जो है वो कायम की गई है। सो दिस इज़ क्वाइट ए ह्यूज डेवलपमेंट अगर हम मिडल ईस्ट की तरफ से जो है वो देखते हैं।